गरीब सास बहू के जादुई छोले भटूरे। सुधा एक बहुत गरीब औरत थी और वो विधवा थी। शादी के 1 साल बाद ही उसका पति भगवान को प्यारा हो गया था, लेकिन वह उस समय गर्भवती थी। पति के जाने के बाद जैसे तैसे उसने अपनी बेटी रिया को जन्म दिया और अपने बूढ़े सास ससुर के साथ रहने लगी। अब उसके सर पर उसके सास ससुर की और उसकी बेटी की जिम्मेदारी थी, जिसके चलते वह मजदूरी करके अपने घर को चलाया करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसके बूढ़े ससुर के साथ एक हादसा हो जाता है और वो अपाहिज हो जाते हैं, जिसके चलते घर में और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। बाबूजी, अभी तक माँ जी आई नहीं है और घर में राशन भी नहीं है। मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? आपको अभी दवाई भी देनी होगी। चिंता मत कर बहू, तेरी सास आती ही होगी। वो लाला की दुकान से थोड़ा राशन उधार ले आएगी तो आज का गुजारा हो ही जाएगा। तभी सुधा की बेटी रिया उसके पास आती है और कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना माँ। थोड़ा सा सब्र कर रिया, जैसे ही तेरी दादी आ जाएंगी तो मैं तेरे खाने के लिए कुछ ना कुछ बना ही दूंगी। तभी कलावती आती है और उसका चेहरा लटका होता है। इतनी मेहनत के बाद भी मालिक ने मुझे पैसे दिए ही नहीं, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। कलावती की ये बात सुनकर सभी लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर उसकी पड़ोसन सीमा होती है। अरे सुधा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तुझे नहीं पता, गांव के मुखिया ने गांव के सभी लोगों के लिए भंडारे में छोले भटूरे बनवाए हैं, क्योंकि आज ही उसके बेटे ने डॉक्टरी की पढ़ाई पास की है और अब वो डॉक्टर बन गया है, जिसकी खुशी में मुखिया ने छोले भटूरे बंटवाए हैं। जा जाकर खा ले और अपने परिवार के लिए भी ले आ। ये सुनते ही सुधा बहुत खुश होती है और फौरन घर के अंदर जाकर बर्तन उठाने लगती है। अरे बहू, ये बर्तन उठाकर कहाँ जा रही है? अरे माँ जी, आपको नहीं पता, गाँव के मुखिया ने भंडारा बनवाया है, बस वही लेने जा रही हूँ। कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। शायद ये वही है, मैं बस थोड़ी देर में छोले भटूरे लेकर आती हूँ। ये सुनते ही रिया बहुत खुश होती है। मामा, मुझे भी लेकर चलो अपने साथ, मैं वहीं पर गरम गरम छोले भटूरे खाऊंगी। सुधा अपनी बेटी रिया का हाथ पकड़कर उसे भंडारे के छोले भटूरे खिलाने के लिए ले जाती है। जैसे ही वह अपने बर्तन लेकर पहुंचती है, वहाँ पर सारा भंडारा खत्म हो जाता है। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो इन बड़े बड़े बर्तनों को लेकर? पहले हमें थोड़े से छोले भटूरे तो दे दो। अरे तुम्हें आने में बहुत देरी हो गई, छोले भटूरे तो कब के खत्म हो गए, अब तो ये खाली बर्तन ही रह गए हैं। ये सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रिया को वापस अपने घर की तरफ लेकर आ रही होती है। तभी एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत अपनी थाली में छोले भटूरे खा रही होती, जिसे देखकर रिया उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भी अपने साथ छोले भटूरे खिला दीजिए। बूढ़ी औरत रिया की मासूमियत को देखकर अपने हाथों से उसे छोले भटूरे खिलाती है। ये देख दूर खड़ी सुधा रोने लगती है। तभी वह बूढ़ी औरत उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, रोने से कभी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? उस बूढ़ी औरत के पूछने पर सुधा अपने घर की सभी परेशानी उस बूढ़ी औरत को बताती है, जिसे सुनकर वह बूढ़ी औरत सुधा से कहती है, मैं तो रोजाना ही किसी न किसी से मांग कर खा लेती हूँ, शायद इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये थाली और ये छोले भटूरे तुम अपने घर ले जाओ, आज के बाद तुम्हें कभी किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमारी वजह से आप तो भूखी रह जाओगी। मेरा पेट भर गया है, जाओ इसे ले जाओ। उस प्लेट के अंदर रखे हुए छोले भटूरे सुधा अपने घर ले आती है, जिसके बाद वह उस छोले भटूरे की प्लेट के अंदर से थोड़ा थोड़ा अपने पूरे परिवार को परोसती है। लेकिन वह जितना उसमें से निकालती है, छोले भटूरे उस थाली के अंदर उतने ही आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस थाली के अंदर से मैंने 3 थालियों में छोले भटूरे निकाला, लेकिन फिर भी ये थाली अभी भी पूरी की पूरी भरी हुई है। सुधा इस बात को पहले तो नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद थालियों में निकाले हुए छोले चावल वह अपने सास ससुर और अपनी बेटी को खिलाती है। अरे बहू, तूने नहीं खाया तो भी हमारे साथ बैठकर खा ले। सुधा अपनी सास की बात सुनकर अपनी थाली में भी गरीब बूढ़ी औरत की दी हुई थाली के अंदर से छोले भटूरे निकालकर परोसने लगती है। लेकिन उसके ऐसा करते ही उस थाली में वापस उतने ही छोले भटूरे हो जाते हैं। बहू, अभी तो तूने इसमें से छोले भटूरे निकाले, लेकिन देख ये थाली अभी भी भरी हुई है, कहीं ये छोले भटूरे जादुई छोले भटूरे तो नहीं है? सुधा अपनी सास की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है कि तभी छोले भटूरे खाते ही उसका ससुर तरोताजा तंदुरुस्त हो जाता है और अपने पैरों पर चलने फिरने लगता है। अरे ये क्या, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, देखो मैं चल सकता हूँ और अपने हाथों से काम भी कर सकता हूँ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये थाली के अंदर लगता है जादुई छोले भटूरे जो खत्म ही नहीं हो रहे। तभी थाली के अंदर से एक देवी माँ निकलकर बाहर आती है। तुमने सही पहचाना, ये कोई मामूली छोले भटूरे नहीं है,
ये जादुई छोले भटूरे हैं। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर गरीब लोगों की सहायता करने के लिए भेष बदल कर आया करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें ये जादुई छोले भटूरे दिए। आज से तुम इसकी मदद से कभी भूखे नहीं रहोगे। देवी माँ, हमारी इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो मेरा परिवार भूखा ही सो जाता। साक्षात देवी माँ ने हमारी मदद की, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवी माँ दोनों सास बहू की तरफ मुस्कुरा कर वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद कलावती सुधा से कहती है, सुधा बहू, अब हम इस जादुई छोले भटूरे से लोगों की सहायता भी कर सकते हैं और अपनी खुद की एक छोले भटूरे की दुकान भी खोल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, हम छोले भटूरे बेचकर अपने कमाने का साधन तैयार कर सकते हैं और गरीब लोगों की सहायता भी कर सकते हैं। दोनों सास बहू मिलकर एक छोले भटूरे की दुकान खोल लेती हैं, जिसके बाद वह एक तरफ तो जादुई छोले भटूरे बेचकर लोगों का पेट भरती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर उन्हें कोई बीमार या पीड़ित व्यक्ति मिल जाता तो वह छोले भटूरे खिलाकर उसकी सहायता भी करती हैं। इससे ही एक दिन एक गाड़ी से एक बेचारे मासूम कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर सुधा से जरा भी नहीं रहा जाता। हे भगवान, ये बेचारा जानवर किस तरह तड़प रहा है। मेरे छोले भटूरे लोगों की सहायता करते हैं, क्या पता इस बेचारे की भी सहायता कर सके। ऐसा सोचकर मरते हुए कुत्ते को सुधा अपने छोले भटूरे खिलाती है, जिसे खाते ही वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। उस दिन के बाद से गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती तो वह सुधा की दुकान पर उसके छोले चावल खाने आ जाते और देखते ही देखते दोनों सास बहू छोले भटूरे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगती हैं और अब उनकी सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं और अब वह अपने जीवन में खुशी खुशी जीने। घर की क्या हालत बना रखी है। हे भगवान, यहाँ बैठकर खाना खा रही हो, तुम्हें तो पूरे दिन जोमेटो से ऑर्डर करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। कल्याणी की दोनों गोरी बहू जोमेटो का ऑर्डर किया हुआ पिज्जा और मोमोज खा रही होती हैं। माँ जी, अब क्या आप हमारे खाने पर भी नजर लगाओगे? हम कुछ भी खा नहीं सकते। अरे एक तो हमारी हमेशा तबीयत खराब रहती है, ऊपर से आप हमें इस तरह बोलती हो। तुम दोनों को जरा भी शर्म है? तुम दोनों की देवरानियां किस हाल से हैं और तुम दोनों हर एक काम में कामचोरी करती हो। ये कामचोरी इस घर में नहीं चलेगी, इसलिए मैं तुम दोनों का सामान पैक करके ले आई हूँ। तुम्हारे मायके से तुम्हारे माता पिता आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ये सुनते ही वो दोनों हैरान रह जाती हैं। आपने ऐसा क्या कहा है मेरे माता पिता से और उन्हें क्यों बुलाया है? अरे तुम दोनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। तुम दोनों की देवरानी के जाने के बाद भी तुमने एक भी काम घर में नहीं किया, बस सुअर की तरह खाती रहती हो। तभी वहाँ पर कैलाश और पार्वती भी आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या परेशानी है? आपने हम दोनों को एकदम से क्यों बुलाया? जो आपने हमें फोन कर बताया है, क्या वो सब सच है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी दोनों बेटियां इतनी कामचोर हैं और उन्होंने ऐसी हरकत की। अपने सामने अपने दोनों माता पिता को खड़े हुए देखकर दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है। उनका सर शर्म से झुक जाता है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास है, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। माँ जी, हमें हमारे मायके मत भेजिए। अगर हम अपने मायके चले गए तो हमारे मोहल्ले के सभी लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा माँ जी, हमें माफ कर दो और इसी घर में रहने दो। अरे अगर तुम दोनों को माफ़ी मांगनी ही है तो फुलवा और सलोनी से मांगो, क्योंकि उनकी जेठानी होने के बाद भी तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से वो दोनों इस घर के अंदर नहीं हैं। क्या कहा माँ जी? हमें उन दोनों से माफी मांगनी होगी? उन दोनों कल्लू मैया से हम माफी क्यों मांगे? अगर ऐसी बात है तो फिर निकल जाओ इस घर से। तभी दरवाजे से फुलवा और सलोनी अंदर आती हैं। उन दोनों को घर में आते हुए देखकर समायरा और अनाया हैरान रह जाती हैं। आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते उन दोनों को अपनी देवरानी से माफी मांगनी पड़ी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आओ अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम चारों तो बहुत प्यारी लग रही हो। समायरा घूंघट उठाकर कहती है। अपनी काली बहुओं की झूठी तारीफ करने की क्या जरूरत है माँ जी? अरे वो तो सब जानते हैं कि यहाँ सुंदर कौन है। अरे समायरा, ऐसा नहीं कहते, तुम चारों मेरे लिए एक समान हो। जरा हम दोनों को देखो माँ जी, कितनी सुंदर और अच्छे परिवार से हैं। इन दोनों के साथ आप हम दोनों की तुलना कर भी कैसे सकती हो? खैर, अब मैं आपसे क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हम दोनों बहनों को हमारा कमरा बता दीजिए। अरे रुचिका, यहाँ पर आओ और जाओ अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे में छोड़ आओ। लगता है शादी के चलते इनका दिमाग गर्म हो रहा है। कल्याणी की दोनों गोरी बहू मुंह को टेढ़ा करके अपने कमरों में चली जाती हैं, जहां वो आराम से पैर पसार कर सो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कल्याणी की दोनों काली बहुओं की शादी के बाद की रस्में हो रही होती हैं।
अरे कल्याणी, तेरे बेटे तो इतने सुंदर सुंदर हैं, फिर तुम इन काली कलोटी लड़कियों को अपनी बहू बनाकर क्यों लेकर आई है? अरे लड़कियों का कोई अकाल पड़ गया था क्या? अरे बहन, ये तो अपनी अपनी सोच होती है। भगवान ने केवल 2 ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। इसका मतलब ये नहीं कि काले लोग बहुत बुरे होते हैं, बल्कि काले रंग के लोग तो और भी अच्छे होते हैं। उनके पास ऊपरी दिखावा तो नहीं होता। कल्याणी की ये बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी औरतें सहमत हो जाती हैं। देखते ही देखते शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब उसकी दोनों गोरी बहू घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। सारे काम बेचारी फुलवा को और सलोनी को ही करने पड़ते हैं। एक दिन उन दोनों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। गर्मी में ज़्यादा काम करने की वजह से आपकी दोनों बहू की तबीयत खराब हो गई है। इनकी तबीयत ठीक करने के लिए आपको इनसे थोड़ा कम काम करवाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कहते हो डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कल्याणी अपनी दोनों गोरी बहू को बुलाती है और कहती है, तुम दोनों की देवरानियां सारा दिन काम करती हैं और तुम दोनों हो कि जब देखो मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हो। अरे उन दोनों का भी ख्याल रखा करो। देखो उनकी तबीयत खराब हो गई है, अब घर के सारे काम तुम दोनों ही करोगे। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आज ही मैं पेडिक्योर और मैनिक्योर करवा कर आई हूँ, मैं किसी काम को हाथ नहीं लगा सकती। सॉरी। मैंने भी आज ही फेशियल करवाया है, मेरा सारा ग्लो उड़ जाएगा घर के काम करूंगी तो, इसलिए माँ जी मुझे माफ कीजिए, मैं कोई काम नहीं कर सकती। रही बात हम दोनों के खाने की, तो हम दोनों अपना खाना मंगवा लेंगे और आप हमारी टेंशन मत लो। ऐसा कहकर वे दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद वो स्विगी और जोमेटो से अपने लिए खाना ऑर्डर कर लेती हैं। दोनों स्विगी और जोमेटो का खाना आराम से खा रही होती हैं कि तभी वहाँ फुलवा आती है और खाने की प्लेट रखकर कहती है, जेठानी जी आपको ये खाना नहीं खाना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मैंने दवाई खाने के बाद सबके लिए खाना बना दिया था। आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये हेल्दी खाना है, इसे खाइए। अरे ले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे हाथ का खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। पता नहीं कैसे काले काले हाथों से तुमने खाना बनाया होगा। ये सुनकर बेचारी फुलवा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी जेठानी से कुछ नहीं कहती। बेचारी फुलवा चुपचाप रसोई में आ जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखते ही सलोनी सब समझ जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, कुछ ही समय में हमारी जेठानियाँ हमें समझ जाएंगी। सलोनी ऐसा कहकर फुलवा को झूठी तसल्ली तो देती है, लेकिन उन दोनों का जरा भी बर्ताव चेंज नहीं होता। वो दोनों दिन भर किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और सारा दिन आराम करती, जिसके चलते सलोनी और फुलवा गर्भवती हो जाती हैं और उन दोनों को घर के काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तभी एक दिन फुलवा और सलोनी अपनी कामचोर जेठानियों को सबक सिखाने के लिए अपनी सास के साथ एक प्लान बनाती हैं। माँ जी, इस तरह तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारी दोनों जेठानियाँ अपनी खूबसूरती के चलते घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अगर हम दोनों घर से चली जाएं तो शायद उनके ऊपर इस बात से कोई फ़र्क पड़े। तुम दोनों जो भी करोगी सही ही करोगी। अगर तुम्हारी दोनों कामचोर जेठानियों को सबक सिखाने के लिए यही तरीका सही है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ माँ जी, हम आपको एक काम करना होगा बस। सलोनी और फुलवा कल्याणी को सब कुछ समझा देती हैं, जिसके बाद कल्याणी अपनी दोनों गोरी बहुओं की शिकायत उसके माता पिता से लगा देती है। आपकी दोनों बेटी आपके सामने है, अगर अब इनका बर्ताव नहीं सुधरा तो मैं इस घर में इन दोनों कामचोरों को नहीं रख सकती। माँ जी, हमें आखिरी मौका दे दीजिए, आइंदा हम किसी भी काम में कामचोरी नहीं करेंगे और अपनी दोनों देवरानियों की डिलीवरी तक उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेंगे, हम वादा करते हैं माँ जी। उन दोनों की बात सुनकर कल्याणी और उसकी दोनों काली बहू उन दोनों को माफ कर देती हैं, जिसके बाद समायरा और अनाया दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को समझती हैं और घर के सारे काम भी करती हैं। और इसी बीच वो दोनों मिलकर अपनी देवरानियों की डिलीवरी के चलते उनकी अच्छे से देखरेख भी करती हैं। अब वो चारों एक साथ खुशी खुशी